सनसनी। कवि और एक्टिविस्ट पी वरवरा राव, वकील और सिविल राइट वर्कर सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा और सिविल राइट एक्टिविस्ट वर्नन गोंजाल्विस। देश की ये वो 5 बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें समाज से जुड़े उनके सरोकार के लिए जाना जाता है। लेकिन अब महाराष्ट्र पुलिस की डायरी में ये सबसे बड़ी साजिश के सूत्रधार हैं। साजिश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की प्लानिंग की। पुलिस के दावों पर यकीन करें तो इन 5 बड़ी हस्तियों का संबंध खूंखार माओवादियों से है। इनका रिश्ता ऐसे खतरनाक नक्सलवादी संगठनों से है जो मौका मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्मघाती हमले से मारना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि मोदी के मर्डर की यह प्लानिंग अपने अंजाम तक पहुंचती, इस खूनी साजिश का पर्दाफाश हो गया। देश के 5 अलग अलग शहरों में छापेमारी के बाद पुलिस ने पी वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा और वर्नन गोंजाल्विस जैसी नामचीन हस्तियों की जिन साजिशों का खुलासा किया, उसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। आखिर अपने सामाजिक कार्यों के लिए पूरे देश में मशहूर इन हस्तियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या दुश्मनी है? छापेमारी के बाद पुलिस को इनके ठिकानों से साजिश के क्या सबूत मिले हैं? और एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों के रिमांड पर रोक लगाते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट यानी घर में नजरबंद रखने को कहा? सनसनी में आज हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी के मर्डर के प्लानिंग की वो कहानी जिसके खुलासे ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। कवि और एक्टिविस्ट पी वरवरा राव, वकील और सिविल राइट वर्कर सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा और सिविल राइट एक्टिविस्ट वर्नन गोंजाल्विस। क्या ये 5 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून के प्यासे हैं? क्या इन 5 ने मिलकर वाकई मोदी के मर्डर की खतरनाक साजिश रची है? महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि इनकी साजिशों के पुख्ता सबूत उसके पास मौजूद हैं, वो चिट्ठियां जिनमें साजिशों की पूरी कहानी दर्ज है। तो क्या वो कहानी सच है? सनसनी में आज हम इस रहस्य की पूरी कहानी की पड़ताल करेंगे। लेकिन वो कहानी जिससे उठे सवालों ने पूरे देश को बेचैन कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर समेत 5 लोगों ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा पुणे कोर्ट में भी इस केस की सुनवाई हुई है। सबसे पहले सुनिए देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या हुआ। बुधवार सुबह 10:30 बजे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से सुनवाई की गुजारिश की। तब 5 जजों की संविधान पीठ में बैठे चीफ जस्टिस के लिए सुनवाई कर पाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने सिंघवी से दोपहर 3:45 पर कोर्ट में आने के लिए कहा। करीब 4:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। सिंघवी के साथ प्रशांत भूषण, राजीव धवन, इंदिरा जयसिंह और वृंदा ग्रोवर जैसे वकील भी याचिकाकर्ताओं के समर्थन में खड़े थे।
कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और कहा कि कोर्ट इस पर सुनवाई न करे। आरोपी पहले ही हाईकोर्ट जा चुके हैं। यहां पर याचिका जिन लोगों ने की है उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगर कुछ लोग इसे लेकर हमारे पास पहुंचे हैं तो बात को इस तरह तकनीकी सवाल में उलझाना सही नहीं है। हम समझते हैं कि हमें सुनवाई करनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील से पूछा, घटना के 9 महीने के बाद अचानक गिरफ्तारी की वजह क्या है? इसका कोई भी सटीक जवाब महाराष्ट्र के वकील नहीं दे पाए। सरकार के एक और वकील ने फिर तकनीकी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने 2 लोगों को राहत दे दी है, जबकि उनकी याचिका तकनीकी तौर पर गलत थी। उनके इस बयान पर बेंच के सदस्य जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ नाराज हो गए। उन्होंने वकील को फटकार लगाते हुए कहा, आप ऐसे तकनीकी सवाल मत उठाइए। असली सवाल लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में असहमति सेफ्टी वाल्व की तरह है। अगर सेफ्टी वाल्व को बंद किया गया तो प्रेशर कुकर फट सकता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस की अगुवाई कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले को 9 महीने हो चुके हैं। जिन लोगों को कल गिरफ्तार किया गया उनके नाम FIR में नहीं थे। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि अचानक की गई इस गिरफ्तारी की क्या वजह है। राज्य सरकार के वकीलों के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया और कहा कि फिलहाल इन लोगों को पुलिस रिमांड में नहीं लिया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी के सुझाव को मानते हुए कहा कि फिलहाल गिरफ्तार किए हुए सभी लोगों को हाउस अरेस्ट पर रखा जाए, यानी उनके घर पर नजर बंद रखा जाए। हियरिंग के दौरान उनमें से कुछ जजों ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने खासकर ये बोला कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को स्टेट अरेस्ट कर रही है जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आप डिसेंट को, आप अपने, जो लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे लोगों के अधिकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप साइलेंस करना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। हाउस अरेस्ट का मतलब होता है किसी को उसके घर पर नजर बंद रखना। इसका मकसद होता है कि वो व्यक्ति पुलिस की निगरानी में रहे, अपने घर से बाहर न जा सके। हालांकि घर के भीतर की उसकी गतिविधियों पर इससे कोई रोक नहीं लगती, न ही उसके किसी से मिलने जुलने पर रोक होती है। पुणे कोर्ट में पुलिस ने चिट्ठियों के हवाले से साजिश की जो कहानी सुनाई है वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस की माने तो भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 2 महीने पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं के पास से बरामद चिट्ठियों से पी वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा और वर्नन गोंसाल्विस की साजिशों का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक बरामद चिट्ठियों से इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन 5 का संबंध उन खूंखार माओवादियों से है जो पीएम मोदी को आत्मघाती हमले में मारना चाहते हैं। तो क्या चिट्ठियों में दर्ज साजिश की ये कहानी सच है? इसी चिट्ठी में सालाना 8 करोड़ रुपए के बजट की बात कही गई, जिसके जरिए M4 राइफल्स और 4 लाख राउंड लेने की बात भी कही गई थी। आज अदालत में सरकारी पक्ष ने इस पर खुलासा करते हुए कहा कि ये M4 राइफल्स और राउंड नेपाल से खरीदने की गिरफ्तार आरोपी और उनके संगठन की योजना थी, यानी CPI माउस की। और ये भी कहा गया कि इसके पूरे अधिकार गिरफ्तार आरोपी वरवरा राव को दिए गए थे और वरवरा राव इस काम में CPI-M के मणिपुर के जो माओवादी हैं उनकी मदद लेने की तैयारी में थे। गिरफ्तार आरोपियों के बारे में आगे पुलिस ने जो बताया उसके मुताबिक वरवरा राव को मोदी के मर्डर की साजिश को अंजाम देने के लिए बेहद अहम जिम्मेदारी दी गई थी। सरकारी पक्ष ने अदालत में गिरफ्तार सभी आरोपियों की भूमिका के बारे में स्पष्टीकरण दिया। अदालत में सरकारी पक्ष ने कहा कि वरवरा राव को संगठन के फाइनेंस और हथियार खरीदने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी अरुण फरेरा को युवा पीढ़ी या
छात्र संगठनों से संबंध बढ़ाकर छात्रों को उनके मूवमेंट में जोड़ने का काम दिया गया था। वो काम अरुण परेरा बखूबी निभा रहे थे, ऐसी जानकारी अदालत में सरकारी पक्ष ने दी। सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि अरुण परेरा उमर खालिद जैसे छात्र नेताओं की मदद से युवा पीढ़ी को अपने संगठन से जोड़ने के काम में जुटे हुए थे। कई कार्यक्रमों में मिलकर इन छात्रों को अपने साथ जोड़ना और फिर इन्हीं छात्रों को अपने मूवमेंट के जरिए जंगल में जाकर माओवादी बनने की ट्रेनिंग देने तक की बात सरकारी पक्ष ने आज अदालत में रखी, जिसका विरोध गिरफ्तार आरोपियों के वकीलों ने किया। इतना ही नहीं, कोर्ट के सामने पुलिस ने चिट्ठियों के हवाले से और भी कई सनसनीखेज जानकारियों का खुलासा किया है। सरकारी पक्ष ने अदालत में जानकारी दी कि वरवरा राव ने नोटबंदी के दौरान सुरेंद्र गडलिंग को बड़ी मात्रा में पैसे पहुंचाए थे। ये पैसे बस्तर और गढ़चिरौली में नक्सली और माओवादी मूवमेंट को फाइनेंस करने के लिए थे, लेकिन नोटबंदी के दौरान सुरेंद्र गडलिंग ये पैसे उन तक नहीं पहुंचा पाया। इस पर सुरेंद्र गडलिंग ने अपने वरिष्ठों को जानकारी दी कि बहुत जल्द ये सारे पैसे वो बस्तर और गढ़चिरौली में माओवादी और नक्सली मूवमेंट तक पहुंचा देगा। इस पर सुरेंद्र गडलिंग ने यह भी कहा कि बस्तर में जो बड़ा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद उनकी ताकत देश और विदेश में पहुंची है। इसी तरह के ऑपरेशन हमने और भी करने चाहिए, जिसके लिए सारी मदद उन तक बहुत जल्द पहुंचाई जाएगी। पुणे की अदालत में चिट्ठियों के हवाले से पुलिस ने साजिश की जिस कहानी का खुलासा किया है वो किसी को भी चौंका सकती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर साजिश की इस कहानी का पूरा सच क्या है। ये हैं हैदराबाद के रहने वाले पी वरवर राव। ये वो शख्स हैं जिनकी पहचान एक कवि, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर रही है। वरवर राव की कुछ तेलुगु कविताएं खूब लोकप्रिय हुईं और ये जन कवि के तौर पर जाने जाते हैं। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से साहित्य में मास्टर की डिग्री ले चुके वरवर राव की 15 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक किताब इमेजिनेशन लेटर्स फ्रॉम प्रिजन काफी चर्चित रही है। कवि वरवर राव हमेशा विवादों से भी घिरे रहे। उन पर अक्सर ये आरोप लगता रहा कि वो नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। साल 1973 से 1975 के दौरान वो जेल जा चुके हैं। उन्हें मंगलवार तड़के जब हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया तो उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में लोग नारेबाजी पर उतर आए थे। तो केवल सेक्शन ही बताया, जो एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है बोल के वो अभी तक नहीं बताया, वो कोर्ट को भी नहीं बताया। ये क्राइम में ये यूएपीए के खिलाफ ये सेक्शन है, उसके बारे में हम ये अरेस्ट ले रहा, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको वो ना बोल के अरेस्ट करके लेके गए। कवि वरवर राव के घर पर छापेमारी इसलिए की गई क्योंकि इसी साल जून में एक आरोपी रोना विल्सन के घर से मिली एक चिट्ठी में उनका नाम था। उस चिट्ठी में राजीव गांधी की हत्या जैसी प्लानिंग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात लिखी थी। उस चिट्ठी का मजमून कुछ यूं था। मोदी 15 राज्यों में भाजपा को स्थापित करने में सफल हुए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सभी मोर्चों पर पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कॉमरेड किशन और कुछ अन्य सीनियर कॉमरेड ने मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए हैं। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे हैं। ये आत्मघाती जैसा मालूम होता है और इसकी भी अधिक संभावनाएं हैं कि हम असफल हो जाएं। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार करे। उन्हें रोड शो में टारगेट करना एक असरदार रणनीति हो सकती है। हमें लगता है कि पार्टी का अस्तित्व किसी भी त्याग से ऊपर है। इस कथित चिट्ठी ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। पुलिस ने जांच में तेजी लाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे लंबी पूछताछ के आधार पर करीब 250 ईमेल की छानबीन हुई थी। खबरों के मुताबिक चिट्ठी से मिले सुराग के आधार पर ही मंगलवार को मुंबई से सटे ठाणे में भी छापेमारी हुई।
ठाणे में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा को भी हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र पुलिस का अगला टारगेट था लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता वर्नन गोन्साल्विस। मुंबई में कॉमर्स के प्रोफेसर रहे वर्नन गोन्साल्विस की तलाश में पुलिस ने पहले दादर में उनके घर में छापेमारी की और फिर अंधेरी से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये पहला मौका नहीं है जब वर्नन गोन्साल्विस को नक्सली साजिश के शक में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले साल 2007 में भी उन्हें संगीन आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। करीब 6 साल जेल में रहे और 2014 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इस सीक्रेट ऑपरेशन के तहत पुणे पुलिस की एक टीम रातों रात गोवा भी पहुंच चुकी थी। गोवा में आनंद तेलतुंबडे के घर छापेमारी की गई और फिर नक्सली संगठनों से सहानुभूति और संबंध रखने के आरोप में आनंद तेलतुंबडे पर भी पुलिस का शिकंजा कस गया। पुलिस ने काफी देर तक उनसे पूछताछ की, हालांकि अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। अलग अलग शहरों से गिरफ्तार कवि वरवर राव, अरुण फरेरा और वर्नन गोन्साल्विस को महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान वरवर राव समेत सभी आरोपियों ने महाराष्ट्र पुलिस पर कई आरोप लगाए। ये लोग कल सुबह 6 बजे तलाशी के लिए आए। सारे दस्तावेज मराठी में थे। उस पर उन्होंने मेरे हस्ताक्षर ले लिए। मुझे ये नहीं बताया गया था कि उन दस्तावेजों में क्या है। मेरी पत्नी का फोन भी रख लिया गया था। मैंने पुलिस को कहा था कि जो फाइल, सीडी, पेन ड्राइव्स मुझसे ली गई हैं, उनकी एक कॉपी मुझे दे दी जाए। मुझे डर है कि उनमें वो कुछ गड़बड़ी न कर दें। वहीं वर्नन गोन्साल्विस ने अपनी बीमारी का हवाला दिया। मेरा ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था और मुझे डॉक्टर की देखरेख में रखा गया था। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा चेकअप हर 24 घंटे में किया जाए। सनसनी